वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है रेस्पायरेशन। ठीक है, चलिए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन को। देखिए, मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी आपको करा सकती हूँ और काफ़ी एक घंटे का वीडियो डाल के भी आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकती हूँ एक दिन में। मेरा ये ना करने का एक छोटा सा रीज़न है कि बच्चे इतने लंबे वीडियोस नहीं देखते, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़े से टॉपिक पे बनाया जा सके और 5 मिनट एटलीस्ट आप अपना इस वीडियो को देख लें तो धीरे धीरे आपकी बायोलॉजी की तैयारी हो जाएगी, आपको ख़ुद को पता नहीं चले। ठीक है, तो फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में रेस्पायरेशन होता क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, आपने खाना खाया, डाइजेशन हमने कंप्लीट किया, हमें उसमें पता चला कि खाना जो होता है वो किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए, जो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में टूटा था? वो आपका ग्लूकोज में टूटा था। ठीक है, प्रोटीन किस में टूटा था? अमीनो एसिड में टूटा था। फैटी एसिड, फैट किस में टूटा था? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटा था। तो ये क्यों तोड़े गए थे? मकसद क्या था तोड़ने का? इसका सिंपल मकसद ये था कि इसको, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसे एब्जॉर्वेबल फॉर्म में इन्हें डाला गया था ताकि ये आसानी से ब्लड में क्या कर सके, ब्लड की कंपैटिबिलिटी को मैच कर सके और ब्लड के साथ आसानी से कहीं भी जा सके। तो ग्लूकोज जो है वो क्या होता है? वो बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का। ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो अब आपने खाना तो खा लिया, ठीक है, चलिए डाइजेशन वाले पार्ट ने अपना काम कंप्लीट करके आपको दे दिया, उसने ग्लूकोज ब्लड में डाल दिया, मगर अब उस खाने से भी तो एनर्जी मिलती है ना। हमें सिर्फ खाना हमने खाया और खाने को मतलब हमने डाइजेस्ट कर लिया तो हमें एनर्जी मिल गई? नहीं, एनर्जी मिलने के प्रोसेस को एक तरह से वो अलग है। ठीक है, तो देखिए आज हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? ये कह रही है प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी उस फूड से जो आपने खाया उससे अब एनर्जी के निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। या फिर आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसी वाली डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी जो ग्लूकोज होता है जब वो ब्रेक डाउन होता है, जब वो टूटता है और उससे एनर्जी निकाली जाती है, तो इस प्रोसेस को भी हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो रेस्पायरेशन क्या होता है समझ में आ गया ना? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो यहाँ फूड में भी कौन से फूड की बात कर रही हैं? ग्लूकोज की फूड की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस नहीं समझ में आता। ठीक है, वो अगर किसी से पूछो व्हाट इज़ रेस्पायरेशन या व्हाट इज़ ब्रीदिंग, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं उसके अंदर वो ठीक है, तो चलिए आज हम पहले इस मेन टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि अगर हमें ये नहीं समझ में आएगा तो हमें आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होता है? देखिए, जो सांस लेना और सांस छोड़ना होता है वो ब्रीदिंग होती है, वो रेस्पायरेशन नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी अपने लंग्स से जो एयर है उसको इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, सिंपल इसको कहते हैं हम ब्रीदिंग। उसके बाद रेस्पायरेशन इसके कंपैरेटिवली क्या है? वो है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी को गेन करना आपका क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग लंग्स के अंदर ही होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो लंग्स तक एयर को पहुंचाते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक आती है, उसे हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, मगर ठीक है, रेस्पायरेशन कहाँ होती है? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मुझसे बाय मिस्टेक ना गलत लिख गया है। जो ये रेस्पायरेशन है ना, ये लंग्स की जगह कहाँ होती है? ये सेल के अंदर होती है। किस में होती है? ये होती है आपकी सेल में। ठीक, कहाँ होती है आपकी? ये
इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स की जगह ये कहाँ होती है, ये आपकी सेल के अंदर होती है रेस्पायरेशन, ठीक है। अब ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल, मुझसे ये मिसप्रिंट हो गया गलती से, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा प्लीज़। ये फिजिकल जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल वॉलेंट्री प्रोसेस, मैंने सांस ज़ोर से ली तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, हम इसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री प्रोसेस वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री प्रोसेस वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने हार्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। तो इसी तरह रेस्पायरेशन जो है वो सेल के अंदर हो रही है, हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर हो रही है, तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, हम उसे नहीं कर पाते। अगर ब्रीदिंग कर सकते हैं, हम सांस ज़ोर से लेते हैं फिर सांस ज़ोर से छोड़ते हैं, रामदेव बाबा जी का योगा करते हैं तो तरह तरह से सांस छोड़ते हैं, समझ रहे हैं आप। तो चलिए उसके बाद आता है नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्योंकि ब्रीदिंग सिंपल है, सांस लेना सांस छोड़ना, तो कोई इसमें एनर्जी की प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। मगर रेस्पायरेशन का तो काम ही है एनर्जी निकालना, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है, ATP की फॉर्म में। अब ATP क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे, तो अभी आप सिर्फ ATP का नाम याद रखिए, ठीक है। ब्रीदिंग है, इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस एज इट ऑकर आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये सेल के बाहर होती है, लंग्स में हो रही है ना, तो ये सेल के बाहर हो रही है। ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है, ये लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस समझ में आएगा, और ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में और अच्छे से याद करना है, बिकॉज पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एरोबिक। देखिए अब रेस्पायरेशन भी कितने टाइप की होती है, तो रेस्पायरेशन 2 टाइप में डिवाइड है, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है, तो एरोबिक जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, उसमें क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एरोबिक में, ठीक है। और एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो एक सेल होता है, ठीक है। मान लीजिए आप एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इसका साइटोप्लाज्म, क्या है ये, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एरोबिक ये क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इसी सेल में एक सेल ऑर्गेनिल पाया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, बन भी नहीं पा रहा सही से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या, या किसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। और एनारोबिक जो होती है वो इस साइटोप्लाज्म में होती है, सिर्फ इस बाहर में, ठीक है। समझ में आई बात, ये जेली लाइक जो सब्सटेंस भरा होता है सेल के अंदर उसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ ATP होता है। देखिए जब ग्लूकोज ज़्यादा टूटता है तो जाहिर सी बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इसमें प्रोड्यूस होगा। आप खुद सोच के देखिए ना, जहाँ पे देखिए इसमें नीचे पॉइंट में क्या लिखा है, टोटल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज़्यादा टूट रहा है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी, और जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पर ATP हमारे कम बनते हैं। ATP हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, ठीक है। अभी वो आराम से समझते हैं हम लोग। एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, किसमें, एरोबिक रेस्पायरेशन में। और एंड प्रोडक्ट एनारोबिक में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल बनता है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आज हम इसे इतना ही सम अप करते हैं और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्लीज़ जितने भी डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर लिखाए हैं वो सब आपको याद होने चाहिए और सब आपकी कॉपी में होने चाहिए। आप सिर्फ 5 ही मिनट दीजिए अपने, मैं ये नहीं कहती आप मेरे ही वीडियो को 5 मिनट दीजिए या मेरे ही वीडियो से पढ़िए, आप कहीं पे भी पढ़िए, मगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़िए। समझ में आ रही बात आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज़ पढ़ना है। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे बायोलॉजी 10 मिनट पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है, आंधी आ जाए तूफान आ जाए तो भी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।